हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम को लेकर आप सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी लोग फिर से एक बार तैयारी में जुट गए हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे आपका यूपी टेट का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है और सुपर टेट की भी अब संभावना बन रही है कि आपका एग्जाम संपन्न हो सकता है। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आपको आगे बढ़ाते हुए जो हमारी संस्कृत की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो कि आपके यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं और आप लोग इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से तैयार भी कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। आज की क्लास में आपको अव्यय टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लास में एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर भी जरूर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार आपकी सुपर टेट की यूपी टेट की बिल्कुल सटीक तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहां पर दिया गया निम्नलिखित में अव्यय पद है। इसके पहले दोस्तों आपको बता दें अव्यय पद क्या होते हैं। तो दोस्तों, अव्यय पद वे पद होते हैं जो कि किसी भी लिंग वचन के साथ एक समान होते हैं, यानी कि ये बदलते नहीं रहते हैं। लिंग वचन के साथ ये हमेशा एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें अव्यय पद के रूप में हम लोग जानते हैं और इनमें कौन सा आपका अव्यय पद है ये आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको मुख्य रूप से सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पद हैं, लेकिन आपका अतीव जो दिया गया है ये अव्यय पद के रूप में जाना जाता है। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, अव्यय पद का टॉपिक ऐसा है, निश्चित तौर पर 1-2 अंक आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अव्यय पद नहीं है, इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि 3 अव्यय पद हैं, एक अव्यय पद नहीं है। तो दोस्तों, आपको तीनों में से क्या अलग दिख रहा है? काफी लोग सी और डी को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो उनको बता दें सी नंबर में जो विटप दिया गया है, विटप आपका अव्यय पद नहीं है। ये आपकी वृक्ष की शाखा को कहा जाता है, जो तना होता है उसको हम या कहीं कहीं छोटे वृक्ष को भी विटप के रूप में जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन जो कि आपका संज्ञा पद के रूप में जाना जाता है, ये अव्यय पद नहीं है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर और यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से अव्यय पद है। इसमें भी आपको बताना इनमें से कौन सा अव्यय पद दिया गया है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसमें गुरु माता पिता ये तीनों कैसे हैं, ये आपके अव्यय पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपका जो दिया गया डी नंबर ऑप्शन उभयतः, ये आपका अव्यय पद के रूप में जाना जाता है। उभयतः यानी कि क्या किस रूप में इसका प्रयोग करेंगे, ये अव्यय पद के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पद है और इसका अर्थ होता है दोनों ओर। इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये आपका जो कारक चिन्ह होते हैं वो उसके अंतर्गत भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि असंकृत अव्यय का क्या अर्थ है। असकृत शब्द दिया गया, इसका आपको अर्थ बताना है। बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दिया गया बी नंबर ऑप्शन। बार बार ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असकृत शब्द का आपका अर्थ होता है ये आपका अव्यय पद के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अव्यय पद नहीं है, इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है। देखिए, संस्कृत के पद दिए जाते हैं तो काफी लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो अव्यय पद इनमें से कौन सा नहीं है, आगे आपको देखने को मिलेंगे कि अगर संस्कृत में यही क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को तैयार करते रहिएगा। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम और ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, अव्यय पदों की बात कर रहे हैं। आसु इदानीम ऋते ये तीनों आपके अव्यय पद के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन ये आपका अव्यय पद नहीं है और हमें इस क्वेश्चन को विशेष रूप में ध्यान देना है जिसमें नहीं दिया रहता है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन में आके ऐसा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अव्यय पद है, इनमें से कौन सा आपको अव्यय पद दिख रहा है। तो दोस्तों,
नक्तम दिया है, दिवा दिया है, यथा दिया है। तीनों ही कैसे हैं? तीनों ही अव्यय पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनको अलग अलग भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन इनमें से एक दिया रहेगा जो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अव्यय पद है, और बाकी आपको 3 अव्यय पद नहीं दिए हुए होंगे। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर, और दिया गया है प्रातः काल के अर्थ में अव्यय पद कौन सा प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब सुबह की बात करते हैं, प्रातः काल की बात करते हैं, मॉर्निंग की बात करते हैं, तो वहां पर हम किस अव्यय पद का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए चारों ऑप्शंस, फिर पहुंचते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन। प्रत्युषः जो है ये आपका सुबह के लिए, प्रातः काल के लिए प्रयोग किए जाने वाला अव्यय पद होता है। प्रत्युषः इसके लिए लिखा जाता है, और हम लोग ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही टिक कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है संबोधन के अर्थ में अव्यय पद प्रयोग किया जाता है। संबोधन के अर्थ में हम इनमें से किस अव्यय पद का प्रयोग करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। और सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हे दिया गया, वो दिया गया, अरे दिया गया है, ये तीनों ही आपके उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यानी कि तीनों ही आपको पता होगा संबोधन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अव्यय पद होते हैं। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए और तैयार करते रहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, खाली स्थान जीवम जीवतु में भरता। तो ये आपका संस्कृत का पद है, और यहाँ पर आपको इनमें से देखना है कि कौन सा अव्यय पद प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चिरम जो होता है, चिरम पद का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक अव्यय पद के रूप में जाना जाता है, और इसका अर्थ भी कई बार पूछा गया दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चिरम पद कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। और इसका अर्थ होता है देर तक, देर, इस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान तम चा तत् चा मदनम चा इमाम चा माम चा। तो ये आपका एक प्रकार से कोई श्लोक के रूप में दिया गया है, और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया, धिक। एक चीज और यहाँ पर हलंत लगा हुआ होता है धिक में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक अव्यय पद के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर, रात्रिवाचक अव्यय वर्तते। अब देखिए संस्कृत के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके तो कैसे पूछा जा सकता है, रात्रिवाचक अव्यय वर्तते, यानी कि रात्रि को वाचित करने वाले, रात्रि को बताने वाले, रात के समय को बताने वाले अव्यय पद इनमें से कौन से दिए गए हैं। तो नक्तम रात को कहते हैं, दोसा रात को कहते हैं, ऊषा जो है वो भी एक प्रकार से रात्रि के अंतर्गत, प्रातःकालीन रात्रि जब अंधेरा होता है उसके रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर सर्वे, सर्वे का मतलब उपरोक्त सभी, और डी नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल सही कर देंगे। नक्तम सबसे प्रमुख है, रात के लिए प्रयोग किया जाता है अलग से, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे जरूर समझ लीजिएगा। बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर दिया गया निम्न समूहे अव्यय पदम नास्ति। इनमें से इस समूह में कौन से अव्यय पद नहीं है ये आपको बताना है। 3 आपके अव्यय पदों का समूह दिया गया, लेकिन एक इनसे अलग है। तो आपको बता दें दोस्तों, अंतरा और अंतरेण ये आपके अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। समया निक्सा ये आपके अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। दोसा और नक्तम ये भी आपके अव्यय पद के अंतर्गत लिए जाते हैं, लेकिन दिनम दिवसा ये आपके अव्यय पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, क्रिया योगा भावे प्रादि कथ्यते। क्रिया योग के अभाव में प्रादि, प्रा आने पर क्या कथन रखते हैं, क्या इसका अर्थ बनता है, किस रूप में इसको याद किया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अव्यय निष्पातश्च। यानी कि अव्यय और निपात, निष्पात नहीं निपात, ये दोनों आपके जो होते हैं वो प्रा के अर्थ में आपके प्रयोग किए जाते हैं, अव्यय पद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये इसका संस्कृत में सूत्र होता है, क्रिया योगा भावे
प्रादि अव्यय निपातश्च, इस रूप में इसको लिखते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय पद दिया गया है? चलिए देखिए जल्दी से, समझिए और तुरंत आंसर करिए। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? एक एक क्वेश्चन को समझकर आंसर करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। तो केसा केसी, ये आपका अव्यय पद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, तो सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी लोग अव्यय पद को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समास से जोड़कर देखने लगते हैं। समास हमारा अलग टॉपिक है, अव्यय पद अलग टॉपिक है, दोनों को हमें अलग अलग रख के याद करना है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दिया गया अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी कि 3 अव्यय पद हैं, एक नहीं है। और ऊपर हमने आपको बताया था कि अगर संस्कृत में क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा बनेगा, तो वो इस रूप में हम लोग लिखते हैं, ऐसे याद करते हैं। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन कस्मिन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अव्यय पद के अंतर्गत नहीं प्रयोग किया जाएगा, बाकी आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। और 16 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप लोग देख लीजिए जल्दी से। खाली स्थान कुशलम, खाली स्थान अस्तु, तो यहां पर आपका जो मुख्य रूप से रखा जा सकता अत्र तत्र, यानी कि अत्र कुशलम तत्र अस्तु, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगह के रूप में जब हम अव्यय पद का प्रयोग करते हैं तो अत्र और तत्र पद लगाते हैं, और वो आपका पहले में अत्र लग जाएगा, दूसरे में तत्र लग जाएगा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अव्यय पद से निश्चित तौर पर आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे और ये आपको अपने 2 अंक बिल्कुल पक्के रखने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है भस्मीभूतस्य खाली स्थान आगमन कुतः, भस्मीभूतस्य का आगमन कहां पर हुआ? तो यहां पर पुनः मुख्य रूप से आ जाएगा, पुनः रख सकते हैं हम लोग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पद में हम लोग खाली स्थान में पुनः रख देंगे और बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सायं खाली स्थान प्राहे। यहाँ पर भी आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और उसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन दिया गया चिरम, देर तक, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 18 क्वेश्चन आपका टॉपिक था अव्यय, उससे रिलेटेड कवर कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें चूंकि सुपर टेट एग्जाम होने की संभावनाएं बन रही हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट उसका टॉपिक करंट अफेयर बन जाता है। करंट अफेयर की एक क्लास आपको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी क्लास आपको संडे टू संडे देंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ बताते हुए चलेंगे। तो कल सुबह आपको हमारी करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, उसको जरूर देख लीजिएगा, इस क्लास को देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।